देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात अचानक ही मेरी आंख खुल गई थी। आंख खुले तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर खड़ी है। उस स्टेशन पर गिनी चुनी ही लाइट जल रही थी, जिस वजह से ये तो पता नहीं चल पा रहा था कि स्टेशन कौन सा है। मगर मेरे को टॉयलेट जरूर लग गई थी। और फिर जब मैं टॉयलेट करके जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर उसका भारी सामान होने के कारण वो बूढ़ी अम्मा ट्रेन में नहीं चढ़ पा रही थी। तभी मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे अम्मा, बुरा ना मानो तो मैं कुछ मदद कर दूं आपकी। मेरे इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ देखने लगी और कुछ देर ताकने के बाद मुझसे बोली, बेटा सामान चढ़ा दो। उनके इतना कहते ही मैं ट्रेन से उतरा और उनकी 2 सफ़ेद पोटलियाँ उठाने के लिए नीचे झुका। अभी मैं झुका ही था कि अम्मा ने कहा, ध्यान से बेटा, बहुत भारी है, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें। इस पर मैं मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं उठा लूँगा। इतना कहने के बाद जब मैंने वो पोटलियाँ उठाई तो पता चला कि पोटलियाँ कुछ ज़्यादा ही भारी हैं। मेरी तो कमर ही लचक गई थी। खैर जैसे तैसे मैंने उन पोटलियों को ट्रेन में चढ़ा दिया। ट्रेन में चढ़ाने के बाद अम्मा ने नोटिस किया कि मैं अपनी कमर पर हाथ रखे हुए हूँ, जिस वजह से उन्हें लगा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वो अम्मा अपने आंचल से एक शीशी खोलते हुए मुझसे बोले, बेटा ये मेरा बनाया हुआ मल्लम है, लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। मगर मैंने बड़े ही प्यार से वो मल्लम लेने से मना कर दिया। इसी बीच पापा ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई किससे बात कर रहा है तू? पापा ने इतना कहा ही था कि मैं बोला, वो पापा किसी से नहीं, बस आ रहा हूँ मैं। और ये बोलते हुए मैं पापा की तरफ बढ़ गया और अपने बर्थ पर आकर वापस लेट गया। मुझे अब अपने बर्थ पर लेटे हुए करीब करीब 10 से 12 मिनट बीत चुके थे और अब मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। करवटें बदलते बदलते जब मैंने एक नज़र ट्रेन के गेट की तरफ घुमाई तो पाया कि वही बूढ़ी अम्मा मेरी ओर देखते हुए मुझे बुला रही है। मुझे लगा शायद कोई मदद चाहिए होगी और ये सोचकर मैं अपनी बर्थ से उठकर अम्मा की तरफ बढ़ा। मैं अभी अम्मा की तरफ जा ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि वो अम्मा अब कुछ बदली हुई है। मसलन उनकी साड़ी का रंग जो सफ़ेद था अब काला है, यहाँ तक कि उनके सफ़ेद बाल भी अब काले हो गए हैं। साथ ही अम्मा की शक्ल भी अब बदल चुकी थी। मैं अम्मा के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे बगल के अपर बर्थ से आवाज़ आई, बेटा रुक जाओ। फिर जब मैंने अपर बर्थ की तरफ देखा तो पाया कि वही अम्मा अपने दोनों पोटलियों के साथ अपर बर्थ की सीट पर बैठी हुई है। साथ ही वो थोड़ा डरी हुई भी लग रही थी। मैं उन्हें देखते ही उनसे बोला, आप यहाँ हो तो वो गेट पर कौन है? और ये कहते हुए जब मैंने गेट की तरफ देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो अम्मा अब ठीक मेरे सामने खड़ी थी और उनकी आंख से खून निकल रहा था। इससे पहले मैं चीखता चिल्लाता कि उस अम्मा ने मेरी गर्दन दबोच ली और एक झटके से ट्रेन के बाहर ले आई। वहीं रेलवे ट्रैक के ही करीब एक कब्रिस्तान टाइप सा था, जहां पर वो अम्मा मेरे को लेके आई थी और मेरे को एक हाथ से ऊपर उठाकर रखा हुआ था। मेरा दम लगातार घुटे जा रहा था। तभी उस अम्मा ने मेरी छाती में अपने पहने नाखून से वार कर दिया, जिससे मेरी छाती से खून निकलने लगा और मुझे लगा अब मेरी मौत तो तय ही है। मगर तभी वो दूसरी अम्मा वहाँ पर आ गई जिसकी मैंने मदद की थी। उसने अपनी पोटली से कुछ अजीब सा निकाला, जिसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी के निकलते ही उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। चूंकि अभी भी खून बहे जा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी आंखों के आगे
अंधेरा छाने लगा था और देखते ही देखते मेरी आंखें अब बंद हो गई थीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बर्थ पर लेटा हुआ था, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ट्रेन भी चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो सपना था या हकीकत। फिर जब हम अगली सुबह ट्रेन से उतरे और बस में चढ़े तो पापा ने कहा, खुले पैसे हैं क्या? इस पर जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो पाया कि मेरे पॉकेट में वही शीशी है जो रात को अम्मा मुझे दे रही थी। दोस्तों, आज भी वो शीशी मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मयंक जी बताते हैं कि उस रोज हम दोपहर के 12 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से हमारी ट्रेन 1 बजे की थी और 1:15 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। फिर तकरीबन 2 बजे के आसपास ट्रेन का इंजन खराब हो गया। फिर 4.5 घंटे बाद जाकर ट्रेन वहां से निकली और जब हम कुरुक्षेत्र स्टेशन पहुंचे तो काफी अंधेरा हो गया था। स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे और धीरे धीरे करके स्टेशन अब पूरी तरह से खाली हो चला था। फिर जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो ऑटो वाला साइड में ऑटो लगाए बीड़ी फूंक रहा था। जब हम उसके पास गए तो पहले तो वो माना नहीं और फिर काफी मिन्नतें करने के बाद आखिरकार वो मान ही गया और फिर हम निकल पड़े अपने गांव की ओर। साथ में मेरी नानी भी थी, तो मैं नानी से बातें करते हुए ऑटो में सफर का आनंद ले रहा था। उस काली अंधेरी रात में दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटे के अलावा कोई कानी चिड़ैया भी नजर नहीं आ रही थी। खैर, हम कई जने थे तो हमें डर तो नहीं लग रहा था और केवल 2 नहर पार करने के बाद हम अपने घर पहुंच जाते। फिर पहली नहर के पास से जब हम गुजर रहे थे तो कुछ लोग दिखे, मगर वो नहर पार करने के बाद रास्ता फिर से सुनसान हो गया। ऑटो वाला अपनी सही रफ्तार में आगे बढ़ रहा था तो हम लोग जल्दी ही दूसरी नहर के पास पहुंच गए और उस नहर के ठीक पल्ली पार लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव था। पर जैसे ही हम उस दूसरी नहर के पास पहुंचे तो पता नहीं अचानक से हमारा ऑटो जोरों से हिलने लगा। वो तो अच्छा था कि ऑटो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और ऑटो संभाल ले, नहीं तो ऑटो पलट जाती। हम सभी बुरी तरह से अंदर तक हिल गए थे। पर ये सब कैसे हुआ, हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पर हम सभी ने जब इधर उधर देखा तो वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट की तो ऑटो स्टार्ट तो हो गई, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से जोरों से हिलने लगी। अब हम सभी बहुत घबराने लगे थे, मगर नानी पुराने ख्यालातों की थी तो वो हिम्मत बांधकर ऑटो से बाहर निकली और अपनी लाठी से जोर से ऑटो में ठकठकाया तो एक शख्स हमें ऑटो के पीछे से चीखते हुए भागता हुआ दिखाई पड़ा और नानी उसे खरी खोटी सुना रही थी। हम लोग डरे सहमे ऑटो में ही बैठे रहे और नानी को बिठाकर जल्दी से निकले। फिर जब हम अपने घर पहुंचे तो हमने राहत की सांस ली। फिर हमने नानी से पूछा तो पता चला कि वो वही नहर का भूत है। उस नहर में उल्टे सीधे काम होते ही रहते हैं। रात के वक्त वहां पर एक आम बात है। खैर, उसी रात से मुझे तो 2 दिनों तक बुखार रहा और वो रात का किस्सा मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जब हम ऑटो से बस स्टैंड पर उतरे तो बस लगी हुई थी और जब बस में जाकर देखा तो कुछ सीटें भी अभी भी खाली पड़ी हुई थी। लिहाजा मैं अपने बीवी बच्चों के साथ पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद जाकर बस खुली और धीरे धीरे शहरी इलाका पार करने के बाद जब बस हाईवे पर पहुंची तो बस ने रफ्तार पकड़ ली
रात का वक्त था तो खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। बच्चे को गर्मी ना लगे तो मैंने अपनी बीवी को खिड़की वाली साइड पर बिठा दिया। बस अपनी रफ्तार में चले ही जा रही थी और ज़्यादा रात होने की वजह से बस की कुछ सवारियां तो अब सो भी चुकी थीं। खैर अब मेरी भी आंखें भारी होने लगी और मेरी बीवी भी मेरे कंधे पर अपना सर रख के नींद के आगोश में चली गई। फिर कुछ देर बाद मेरी भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मेरी बीवी जोर से चीखी। मैं हड़बड़ाते हुए उठा तो मैंने पाया कि मेरी बीवी जोर जोर से चीखे जा रही है और हमारा बच्चा अब उसके गोद में नहीं है। मैंने घबराते हुए पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मालूम नहीं, मेरी तो गोद में ही था, जब मेरी आंख खुली तो वो था ही नहीं। ये सुनकर अब मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया। मैं छटपटाते हुए अपने बच्चे को रोते हुए बस में ढूंढ रहा था। आवाज़ सुनकर बस के सभी यात्री भी जग गए। सभी पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? पर मैं रोते हुए ड्राइवर के पास गया और उससे पूछा, भाई साहब मेरा बच्चा नहीं है, बस कहीं रास्ते में रुकी तो नहीं थी? मेरी बात सुनकर बस ड्राइवर और बैठे सभी यात्री भी हैरान हो गए और ड्राइवर ने बस तुरंत ही रोक दी और मुझसे कहा, हाँ बस रुकी तो थी, 2-3 लोग बाथरूम के लिए उतरे थे। इस पर मैंने बस वाले को बस उसी जगह पर ले जाने को कहा, पर इस पर बस वाले ने मना कर दिया और कहा, भाई साहब जब आप उतरे ही नहीं तो बच्चा कैसे खो गया? तभी मेरी बीवी पाँव पकड़ते हुए बोली, भैया एक बार ले चलो ना, शायद हमारा बच्चा वहाँ पर मिल जाए। लाख मिन्नतें करने के बाद बस वाला माना और हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर बस रुकी थी। तो वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल और रोड पर खामोशी पसरी हुई थी। बस के कुछ यात्रियों ने भी हमारी मदद की हमारे बच्चे को ढूंढने में। वहाँ सड़क पर सभी जगह ढूंढा पर हमारा बच्चा कहीं नहीं मिला। तकरीबन आधे घंटे ढूंढने के बाद 2-3 लोगों ने कहा, ये आप पुलिस कंप्लेंट करिए, तभी कुछ हो सकता है। फिर जब पुलिस आई तो पूछताछ करने के बाद ड्राइवर को बस ले जाने को कह दिया और हम दोनों को वो थाने ले आए। पुलिस ने बहुत छानबीन की पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर 5 से 6 दिन बाद हमें पता चला कि जिस जगह पर वो बस रुकी थी वो जगह हॉन्टेड है। कहते हैं कि उस जगह पर रात के वक्त आत्माएं घूमती हैं जो ये सब करती हैं। पहले भी 1-2 हादसे हुए हैं पर उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उस रात मैंने अपने बच्चे को खो दिया। पता नहीं कैसे हुआ ये सब। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।